व्हेन वाज रामायण हैपेंड इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले क्वेश्चंस में से एक, जिसके रिजल्ट में 100 ऑफ रिसर्चर्स की थ्योरी और एविडेंस सामने आते हैं। लेकिन आज हम वाल्मीकि रामायण के वर्स में जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सभी ऑब्जर्वेशंस को एक जिक्सो पजल की तरह सोल्व करके रामायण के हर एक घटना की एक एक्चुअल डेट निकालेंगे। जैसे श्री राम का जन्म कब हुआ, श्री राम और रावण का युद्ध कब हुआ, और राम जी लंका से अयोध्या कब लौटे थे। वाल्मीकि जी ने रामायण को जब लिखा था तब उसमें इवेंट के साथ ये भी मेंशन किया था कि वो इवेंट कौन से महीने या मौसम में हुआ था, कौन सा तारा या ग्रह अयोध्या के आसमान में देखने पर किस पोजीशन पर था। इस वीडियो के एंड होने से पहले इन सभी इवेंट्स की एक एक सेपरेट डेट हमारे पास होगी, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिसर्च नीलेश नीलकंठ ओक सर की सालों की मेहनत का नतीजा है। इन्होंने रामायण और महाभारत की डेटिंग करके अपनी बुक्स में इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स डिकोड रियल डेट ऑफ रामायण। अब देखो, हम जो रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं वो दिन श्री राम का डे ऑफ बर्थ है, जो कि वसंत मौसम के चैत्र महीने में आता है। वाल्मीकि जी बताते हैं कि राम जब 17 साल के थे तब राजा दशरथ ने ये डिसाइड किया था कि राम का अब राज्याभिषेक कर देना चाहिए। अयोध्या कांड चैप्टर 3 वर्स 4 में राजा दशरथ कहते हैं कि ये महीना जब राम का राज्याभिषेक होना है तब चैत्र का महीना चल रहा है और चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। राजा दशरथ यहाँ मौसम और महीने के बारे में बता रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले थोड़ा हिंदू कैलेंडर समझना पड़ेगा। इन टुडेज टाइम हमारे घरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें 12 मंथ्स और 4 सीजन्स है। हिंदू कैलेंडर को भी 12 महीनों में डिवाइड किया गया है, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, लेकिन इसमें कुल ऋतुएं 6 है, जैसे ग्रीष्म यानी समर, हेमंत, शिशिर यानी विंटर्स। अब आज नेचर की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है कि वसंत का मौसम फाल्गुन और चैत्र में आता है, जैसे समर्स जून जुलाई में आते हैं। ये अरेंजमेंट्स आज ऐसी है, लेकिन विद टाइम ये सीजन्स और मंथ्स चेंज होते रहते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आज जो वसंत का मौसम फाल्गुन चैत्र में आ रहा है वो कुछ हजार साल पहले अश्विन और कार्तिक मंथ में आ रहा हो, और जनवरी फरवरी वाले विंटर्स जून जुलाई में आ रहे हो। ये जो महीने और मौसम का चेंज होता रहता है, दिस हैपन ड्यू टू प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स। इसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अयोध्या कांड में राजा दशरथ ने चैत्र के महीने में फूलों के खिलने का वर्णन किया है। इससे हमें यह तो पता चल गया कि रामायण के समय चैत्र का महीना किसी ऐसे मौसम में आता था जब चारों तरफ हरियाली रहती थी। अब आज चैत्र का महीना वसंत के मौसम में आता है, जिसमें ऑब्वियसली हरियाली रहती है। अगर ऐसा है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि रामायण ज्यादा से ज्यादा 4000 साल पुरानी है, क्योंकि चैत्र और वसंत का साथ आने का जो अरेंजमेंट है ये पिछले सिर्फ 4000 साल से ही ऐसा है। उससे पहले अरेंजमेंट्स कुछ और थी, लेकिन नीलेश सर की रिसर्च के अकॉर्डिंग 5561 बीसी में तो महाभारत ही हुई थी, यानी कि आज से 7500 साल पहले। और इतना तो हम सब जानते हैं कि रामायण महाभारत से पहले हुई थी। दिस मीन्स रामायण के समय चैत्र का महीना वसंत ऋतु में नहीं आता था। अब हम पीछे जाकर देखें तो वसंत से पहले शीत और हेमंत ऋतु आते हैं, जो कि विंटर्स है। अब ठंडी में तो फूल नहीं खिलेंगे, लेकिन इससे पहले शरद ऋतु आती है, जिसमें अच्छी खासी हरियाली रहती है। अब हमें बस ये देखना है कि वो कौन सा टाइम था जब चैत्र का महीना शरद ऋतु में आ रहा था, और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करके हमें पता चलता है कि 15000 बीसी से 10500 बीसी तक ही चैत्र का महीना शरद ऋतु में आ रहा था। इट मीन्स रामायण इससे पहले या बाद में हो ही नहीं सकती। अब बस ये पता लगाना है कि रामायण इन 4500 सालों के टाइम पीरियड में कब हुई थी। अयोध्या से वन की ओर निकलने के बाद श्री राम जब प्रयागराज चित्रकूट से होते पंचवटी में पहुंचे, तब वहां लक्ष्मण पूरे दिन का वर्णन करते हैं, और अरण्य कांड चैप्टर 16 वर्ष 12 में कहते हैं कि अभी हेमंत ऋतु का समय है, यानी कि विंटर्स में सूर्य का जो सूर्यास्त है वो पुष्य नक्षत्र में हो रहा है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ड्यूरिंग हेमंत सीजन सन पुष्य नक्षत्र में कब ढलता था, और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करके हमें पता चलता है कि 17500 बीसी से 11500 बीसी तक ही सन पुष्य नक्षत्र में ढल रहा था, वो भी हेमंत सीजन में। और अब यहाँ ये टाइमलाइंस मैच हो रही है।
वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड चैप्टर 4 वर्स 48 में ये मेंशन है कि अभी रामायण के टाइम अर्थ का जो नॉर्थ पोल स्टार है वो ब्रह्म राशि यानी अभिजीत है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में इसे वेगा बोलते हैं। नॉर्थ पोल स्टार वो होता है जो अर्थ के नॉर्थ में स्थित सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। आज का ध्रुव तारा पोलारिस है। अब आप पूछोगे कि क्या ध्रुव तारा भी चेंज होता रहता है? द आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसमें साल भर का टाइम लगता है। इसके अलावा अर्थ अपनी धुरी पर भी घूमता है, जिससे दिन और रात होते हैं। अब देखो, पृथ्वी अपने एंगल से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने एक्सेस पर घूमते घूमते अर्थ इस मूवमेंट में वोबल करती रहती है। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थ अपने टिल्ट एंगल की डायरेक्शन चेंज करता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक घूमता हुआ लट्टू अपने एक्सेस पर डगमगाता रहता है। एक्चुअली अर्थ के इस मूवमेंट का कारण सन की इम्परफेक्ट ग्रेविटी बैलेंस है, जिसकी वजह से अर्थ वोबल करता रहता है। इस मूवमेंट के कारण ये जो सर्कल बन रहा है, इस एक सर्कल को पूरा होने में 26,000 साल का समय लगता है। इसलिए ध्रुव तारा समय के साथ चेंज होता रहता है। जैसे आज ध्रुव तारा पोलारिस है, इसके 8,000 साल बाद डेनेब होगा, इसके 4,000 साल बाद वेगा, फिर 5,000 साल बाद ट्यूबन, देन अगेन पोलारिस। वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग उस समय नॉर्थ पोल स्टार वेगा था। अगेन खगोल विज्ञान की मदद से हमें पता चलता है कि 14,000 बीसी से 10,000 बीसी तक अर्थ का नॉर्थ पोल स्टार वेगा था। अब हम इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को एक साथ मैच करें तो हमें कुछ 2500 सालों का टाइम पीरियड मिलता है, जो कि एक काफी बड़ा टाइम पीरियड है। अब हमें किसी ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की जरूरत है जो हमें कोई स्पेसिफिक डेट या ईयर बता सके। वाल्मीकि रामायण की अच्छे से रिसर्च करने के बाद, थाउजेंड ऑफ श्लोक्स पढ़ने के बाद, नाउ अब हमारे पास एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें इन 2500 सालों के टाइम पीरियड में से एक स्पेसिफिक डेट मिलेगी। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड चैप्टर 4 वर्स 52 में मेंशन है कि श्री राम जब वानर सेना के साथ लंका की तरफ बढ़ रहे थे, तब लक्ष्मण को आकाश में एक धूमकेतु यानी कोमेट दिखाई देता है, जो कि मूल नक्षत्र में दिखाई देता है। अब हमें बस ये देखना है कि इन 2500 सालों के टाइम पीरियड में कोई कोमेट दिखाई दिया है जो भारत से देखने पर मूल नक्षत्र में दिखाई दिया हो। लकीली एस्ट्रोनॉमी सिम्युलेटर को देखने पर हमें ये दिखेगा कि एक कोमेट 2P/ENCKE धरती से पास हुआ था और भारत से देखने पर मूल नक्षत्र के पास दिखाई दिया था। पर ये ऑब्जर्वेशन हमारे काम की तो तब है ना जब ये धूमकेतु इन 2500 सालों के टाइम पीरियड में ही कभी दिखाओ, नहीं तो हमारी सारी डेट्स बेकार जाएगी। बट ऐसा नहीं है। ये कोमेट, जिसे लक्ष्मण कोमेट भी बोलते हैं, ये 9 to 10 सितंबर 1209 BC को भारत से देखने पर मूल नक्षत्र के पास दिखा था और ये डेट हमारे 2500 सालों के टाइम फ्रेम के अंदर ही है। इसका मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन सही है और अब इस डेट की मदद से हमें रामायण के बाकी इवेंट्स की डेट निकालनी है। 9 to 10 सितंबर 1209 BC को श्री राम और उनकी वानर सेना लंका की ओर बढ़ रहे थे। इसका क्लियरली मतलब है कि 1209 BC श्री राम के वनवास का आखिरी साल था। इससे 14 साल पीछे जाने पर चैत्र शुक्ल नवमी को राजा दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करने का प्लान किया था, जो कि नहीं हुआ। फिर उनको वन की ओर जाना पड़ा। ये अराउंड 20 से 21 दिसंबर 1223 BC को हुआ था। इससे 17 साल पीछे जाने पर चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम का जन्म हुआ, जो कि 29 नवंबर 1240 BC को हुआ था, क्योंकि श्री राम वनवास जाते समय 17 साल के थे। अब देखो, रामायण का युद्ध अराउंड 25 दिसंबर 1209 BC को स्टार्ट हो गया था और श्री राम ने चैत्र अमावस्या को रावण का वध करके युद्ध एंड किया था, जो कि 7 जनवरी 1208 BC का दिन था। इसके बाद वैशाख शुक्ल षष्ठी पुष्य नक्षत्र में 13 जनवरी 1208 BC को श्री राम अयोध्या वापस लौट चुके थे। फाइनली हमारे पास एक एक्यूरेट नंबर आ ही गया कि रामायण वॉर आज से 14,233 ईयर्स पहले शुरू हो चुकी थी। हमारे पास डेट तो आ गई, पर अगर साइंस की माने तो इन डेट्स को प्रूफ करने के लिए कोई सपोर्टिव एविडेंस भी तो होना चाहिए जो इन डेट को सपोर्ट या वैलिडेट करे। लाइक वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी जब लंका गए थे तब उन्होंने वहाँ पुष्पक विमान और 4 टस्क एलिफेंट को देखा था। ये डिटेल्स इन टाइमलाइन के हिसाब से कहाँ फिट बैठती है।
आजकल इंटरनेट पर वाइडली पॉपुलर है कि श्री राम रावण का वध करके अयोध्या के लिए पैदल निकले थे और 21 दिन में पहुंचे थे, जो कि कंप्लीटली बेसलेस है। वाल्मीकि रामायण में क्लियरली बताया गया है कि श्री राम और उनके वानर मित्र पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे। हमने जो डेट्स निकाली उसके हिसाब से 7 to 13 जनवरी 1208 BC इन 6 डेज में श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या गए थे, क्योंकि श्री राम ऋषि भारद्वाज और मित्र निषाद राज से मिलते हुए रुकते रुकते जा रहे थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे थे तब उन्होंने देखा कि पुष्पक विमान वाज गार्डेड बाय 4 टस्क एलिफेंट्स। वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 4 टस्क एलिफेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे, बट दे बिकम एक्सटिंक्ट अराउंड 9700 BC, यानी कि आज से 11700 साल पहले, जो कि हमारी प्रपोज्ड की हुई डेट को बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड चैप्टर 124 और 125 में मेंशन है कि श्री राम पंचमी तिथि को ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे थे और इसी दिन हनुमान जी को कहा कि अयोध्या जाकर भरत को मेरे आने का संदेश दे आओ। हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से श्री राम वैशाख शुक्ल षष्ठी को अयोध्या पहुंच गए थे, बट उससे एक दिन पहले यानी कि पंचमी को ऋषि भारद्वाज के आश्रम में थे। हमारे सनातन धर्म में युग सर्कल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें सतयुग 17,28,000 साल का, त्रेता 12,96,000 साल, द्वापर 8,64,000 साल और कलयुग 4,32,000 साल का है, जो कि हमारी डेट के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। देखो, हमारे सनातन धर्म में युग के बहुत सारे डेफिनेशंस और वर्जन्स हैं। ये उन सब में से सिर्फ एक वर्जन है जो कि पॉपुलर है और इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, डिक्लाइन इन स्पिरिचुअल लाइफ, इमरजेंस ऑफ सफरिंग और इनको इग्नोरेंस और मटेरियलिज्म से डिफाइन किया जाता है। युग सिस्टम को देखने का एक डिफरेंट विजन ये भी हो सकता है कि रामायण में श्री राम के लिए सतयुग चल रहा है, वहीं रावण के लिए स्वयं नारायण सामने होते हुए भी कलयुग चल रहा है। इट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइसेस एंड एक्शंस। So finally, I think we have a correct date of Ramayana. So make sure hit subscribe, like and share button. दोस्तों शेयर जरूर से करना ताकि नीलेश सर की सालों की मेहनत और भी लोगों तक पहुंचे।